Hello dear students and all the viewers, welcome to our YouTube channel. क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 में आज हमारा टॉपिक है साइंस एज अ कोलेबोरेटिव फील्ड। ठीक है। अच्छा, कोलेबोरेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना या इकट्ठे काम करना, टीम की शक्ल में या ग्रुप की शक्ल में काम करना। ठीक है। अच्छा, अब साइंस को कोलेबोरेटिव फील्ड क्यों कहा गया है? आपको पता है, पहले लेक्चर में आपको बताया था कि साइंस कोई किसी खास इल्म का नाम नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा वसी इल्म है। इसी वजह से हमने साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाई थी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर आगे और उनकी मजीद ब्रांचेस है। बायो की भी कोई 15-16 ब्रांचेस हैं, इससे भी और भी ज़्यादा हैं। आपकी बुक में 15 दी गई थी। इसी तरह फिजिक्स की भी हैं, केमिस्ट्री की भी हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि साइंस एक बहुत ज़्यादा वसी इल्म है। इसमें आप एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से लेकर कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स तक हर चीज़ की स्टडी करते हो। कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब सूरज, चांद, सितारे, इस तरह के जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मैसिव ऑब्जेक्ट्स, उनको कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या फिर कॉस्मोस भी कहते हैं, उनकी स्टडी भी करते हो। तो इतने वसी इल्म को समझना किसी एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। क्यों? अब आप कहेंगे कि हमारा दिमाग तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हज़ारों कंप्यूटर्स की से ज़्यादा मेमोरी रखता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अपने दिमाग को फुल इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना, 100% इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम मैक्सिमम 3 या 4% इस्तेमाल कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने कोई 12% इस्तेमाल किया था, तो उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी थी। तो अगर हम भी कर सकते तो पता नहीं अब दुनिया आज कहाँ पहुँच जाती। शायद हमारा नामो निशान ही मिट जाता, क्योंकि तरक्की की एक मैक्सिमम पीक होती है, उसके बाद फिर ज़वाल ही शुरू होता है। तो बहरहाल, तो इस टॉपिक में आपने मेन यही डिस्कस करना है कि साइंस के बारे में जब आप साइंस के इल्म को गेन करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करते हो, तो उसमें सारी जितनी भी साइंस की फील्ड्स हैं ना, सब के माहिर उस प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं। क्यों शामिल होते हैं? मिसाल के तौर पर आपने बनाना है, ब्लड प्रेशर की मशीन बनानी है। ठीक है। अच्छा, अब मशीन कौन बनाएगा? इंजीनियर बनाएगा मशीन। उस इंजीनियर को चलो ठीक है, उसे मशीन बनाना आता है, लेकिन उसे ये कैसे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए मशीन को हाथ पे लगाना है या गर्दन पे लगाना है या फिर टांगों पे लगाना है, पाँव पे लगाना है? इसके लिए उसे गाइडेंस चाहिए, और उसके लिए गाइडेंस कौन उसे देगा? कोई डॉक्टर ही देगा ना, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बंदा ही उसे देगा। तो अब उस मशीन के लिए आपको मेडिकल फील्ड की भी ज़रूरत है, मेडिकल के बंदे की भी, साथ ही साथ इंजीनियर के भी, और साथ ही साथ फिजिसिस्ट की भी ज़रूरत है, जो कि आपको मैथमेटिशियन की भी ज़रूरत है, जिस पर वो इनसे आएंगे सारा कुछ। इसी तरह स्टैटिस्टिशियन की भी ज़रूरत है, अगर कुछ ग्राफ वगैरह दिखाना हो तो। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो भी काम आप करते हो बायो में या बायो में नहीं बल्कि साइंस में, तो वो अकेले किसी एक फील्ड में एक फील्ड का बंदा उस काम में इन्वॉल्व नहीं होता, उस प्रोजेक्ट में एक फील्ड का बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि सारे फील्ड्स का बंदे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपकी बुक में ये 5 एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं, जिनके ज़रिए से आपको ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम का मतलब क्या है? जीनोम का मतलब जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब खुसूसियात का वालिदैन से बच्चों में जो मुंतकिल होती हैं, तो उन खुसूसियात को कंट्रोल करने के लिए जो मटेरियल है, उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब आपने इंसानी जिस्म के सारे जीन्स के बारे में, जीन्स है ना वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, जीन्स है, डीएनए है। अब उनके बारे में आपने पूरा एक मैप बनाना है कि इंसान के अंदर हज़ारों खुसूसियात हैं, हर खुसूसियत को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक जीन है। ठीक है। इस तरह फिर जीन्स भी हज़ारों होंगी, तो उन सारी हज़ारों जीन्स का एक नक्शा बनाना, ये इस प्रोजेक्ट का काम था। ये शुरू हुआ था जी 1990 में, और मुकम्मल हुआ था 2003 में। 2003 में, आपकी पैदाइश से पहले 2003 में। मैं पैदा नहीं हुआ था, तो आप कहाँ से हो गए होगे? चलो जी, तो कितने साल लगे उसको मुकम्मल होने में? तकरीबन 13 साल, 13 ईयर्स लगे। ठीक है। इसमें सैकड़ों जो बड़े बड़े ममालिक हैं ना, अमेरिका, चाइना, बरतानिया, इसी तरह फ्रांस, जापान, तो इस तरह के बड़े ममालिक ने सारे ममालिक के साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था, और फिर ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ था 2003 में। ठीक है। अच्छा, तो प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या हुआ? आपको पता है बहुत सारी बीमारियाँ हैं, मौरूसी बीमारियाँ हैं, जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। अब उन बीमारियों की वजूहात, जेनेटिक बेसिस को जानने के लिए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बड़ी मदद दी है। ठीक है। इसी तरह जितनी भी खुसूसियात हैं, अब आपकी आई कलर है, इसके लिए आपके क्रोमोसोम्स पर जो डीएनए है, डीएनए का कौन सा स्पेसिफिक जीन है जो कि आपके आई कलर को कंट्रोल करता है। इसी तरह आपके हेयर स्टाइल को, आपके हाइट को, आपके इंटेलिजेंस को, इन सब चीज़ों के लिए स्पेसिफिक जीन्स हैं। तो वो उन जीन्स की शिनाख्त की गई इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताएं
जेनेटिक्स हैं। अब जेनेटिक मटेरियल को आप बायो की किस ब्रांच में स्टडी करते हो, जेनेटिक्स में स्टडी करते हो, तो पहली बात तो ये साबित हो गई कि यहाँ आपको जेनेटिसिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, जेनेटिक के माहिर की ज़रूरत है, एक्सपर्ट की ज़रूरत है। अगली बात, जेनेटिक मटेरियल क्या चीज़ है, डीएनए है, डीएनए, और डीएनए क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है ना, बायोमोलिकुलर बायोलॉजी में आपको बताया था। इसका मतलब यह है कि आपको मोलिकुलर बायोलॉजी में एक्सपर्ट बंदे की भी ज़रूरत है जो कि आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। चलो ठीक है, अगली बात, अब डीएनए, क्या डीएनए आपको आम आंख से नज़र आता है? डीएनए तो दूर की बात, आपको तो सेल भी नज़र नहीं आएगा। सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स के अंदर फिर डीएनए है, डीएनए के अंदर फिर जीन्स हैं। तो ये तो बहुत बात की बात होगी ना। अब ये आपको सारा कुछ आम आंख से तो नज़र नहीं आएगा, इसके लिए आप किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर की मदद लोगे। अब उस कंप्यूटर को कौन बनाएगा? मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के एक्सपर्ट की भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो आपने ब्रांच पढ़ी थी उसके माहिर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने देखा कि एक प्रोजेक्ट में कितने सारे हमें मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जेनेटिसिस्ट की भी ज़रूरत है, इसके अलावा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में एक्सपर्ट की भी ज़रूरत है, मोलिकुलर बायोलॉजी के एक्सपर्ट की भी ज़रूरत है, इसके अलावा आपको स्टैटिस्टिशियन की भी ज़रूरत है, बायोस्टैटिस्टिक्स की जो ब्रांच पड़ी थी उसके एक्सपर्ट की भी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इतना सारा डेटा आपके पास आएगा, ये भी आप याद रख लो कि इसके नतीजे में जो बेस पेयर्स हमने डिस्कवर की थी ना, वो 3 बिलियन थी, 3 बिलियन, 3 बिलियन, इतनी बड़ी तादाद में डेटा आया था। अब इस डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आपको फिर स्टैटिस्टिशियन की ज़रूरत है। तो ये आपको अभी पता चल गया कि एक प्रोजेक्ट के लिए आपको मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये इस टॉपिक का मेन इसका कंसर्न है, ठीक है। अगला अगली एग्जांपल है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज, हमारी आब हवा में तब्दीली आ रही है। क्यों आ रही है? पोल्यूशन की वजह से, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, या सॉइल पोल्यूशन हो, इन सब पोल्यूशंस की वजह से हमारे आब हवा में तब्दीली आ रही है। अब आप देखो वक्त के साथ साथ लोग गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। गाड़ियों में क्या होता है, फ्यूल जलता है, उस फ्यूल के नतीजे में मुख्तलिफ गैसेज, जहरीले गैसेज हमारे इन्वायरमेंट में जाती हैं जिसमें एक गैस CO2 है। अब वो CO2 जब हमारे एनवायरनमेंट में जाती है तो CO2 की ये खासियत है कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और माहौल को गर्म रखती है, ठीक है। अच्छा, अब CO2 की मिकदार बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू पैदा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पूरे दुनिया का जो औसत दर्जे हरारत है, जो टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है। उसके बढ़ने की वजह से आप जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही है, उसकी वजह से सैलाब आ रहे हैं। तो ये सारे मसाइल एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो ज़मीन के ऊपर जो लेयर है, ओजोन लेयर, उसकी डिस्ट्रक्शन भी हो रही है। क्यों हो रही है? आप मुख्तलिफ ये एयर कंडीशंस में और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में आप गैस इस्तेमाल करते हो, फ्रीऑन्स, CFCS भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस। अब वो गैसें यहाँ पर तो ठीक है, हमें कोई नुकसान नहीं दे रही, लेकिन वो जब स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में जाती हैं तो वहाँ पर वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ठीक। अच्छा, अब ये सारे मसाइल हैं, इन मसाइल को हमें कैसे पता चला कि ये सारे मसाइल हैं? इन मसाइल को हम तक किसने पहुंचाया? एनवायरमेंटल साइंसेस के एक्सपर्ट ने पहुंचाया। तो पहली बात, यहाँ पर आपको एनवायरमेंटल साइंस के एक्सपर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें, इन मसाइल को आप हल करोगे, ऐसी गाड़ियाँ बनाओगे जिसमें फ्यूल की ज़रूरत ही ना पड़े। फ्यूल नहीं जलेगा तो CO2 रिलीज़ नहीं होगा, CO2 रिलीज़ नहीं होगा तो पोल्यूशन नहीं होगी। अच्छा, अब ऐसी गाड़ियाँ कैसे बनाओगे? आपने इलेक्ट्रिकल ये बाइक्स वगैरह और ये इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ अब आ गई है ना मार्केट में, तो वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ किसने बनाई हैं? इंजीनियर्स ने बनाई है ना। इंजीनियर्स वालों को किसने बताया था कि आप इस तरह की गाड़ी डिज़ाइन करेंगे जिसकी वजह से पोल्यूशन ना हो, ठीक है। मतलब सोल्यूशन की तरफ अगर आएंगे तो फिर आपको इंजीनियर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले एनवायरमेंटल साइंसेस, उसके बाद इंजीनियर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अच्छा, अब लोगों के अंदर ये आगाही फैलाना कि वाकई ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम हमारे लिए बन रही है, एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। लोगों के अंदर ये आगाही फैलाने के लिए आपको एक सोशियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, सोशल बायोलॉजी, जो सोशल साइंसेज हैं उसके एक्सपर्ट के बंदे की भी ज़रूरत है जो कि लोगों को इन मसाइल से आगाह करे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी आपको मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है रिसर्च में। अच्छा जी, आगे है मेडिकल रिसर्च। इसकी एक एग्जांपल अभी मैं आपको दे भी चुका हूँ, ब्लड प्रेशर मशीन वाली। आपकी बुक में कैंसर की एग्जांपल है, कैंसर, कैंसर, कैंसर बीमारी आपको पता है। अच्छा, कैंसर की स्टडी को कहते हैं
जो साइंसदान कैंसर की स्टडी करता है या जो डॉक्टर कैंसर की स्टडी करता है उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। तो पहली बात, कैंसर की आप स्टडी कर रहे हो, सबसे पहले तो ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अब कैंसर की वजूहात, उसकी जेनेटिक बेसिस को समझने के लिए कि उसके पीछे कौन कौन सी मौरूसी वजूहात हैं, उसके लिए आपको जेनेटिसिस्ट की ज़रूरत है, जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, अब कैंसर को अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे हो कि मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से कैंसर फैलता है। कैंसर क्या चीज़ है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन। आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के, वो डिवाइड करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, उसके नतीजे में एक ट्यूमर, एक गोला सा बन जाता है जिस जगह पर आपका कैंसर हो। ठीक है। अच्छा, अब उसके पीछे कौन कौन सी मॉलिक्यूलर वजूहात हैं, मॉलिक्यूलर रीजंस को डिस्कस करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बायोमोलिक्यूल्स के एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बायोकेमिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी हमें मल्टीपल फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, अब अगली, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स मतलब रोबोट्स बनाना। आपको पता है इस वक्त हमारी कोशिश क्या है कि हम किस किस्म के रोबोट्स बनाएं। साइंसदान किस किस्म की कोशिश कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि हम इंसान की तरह पूरा एक इंसान ही बना दें रोबोट्स की शक्ल में, जिनके अंदर इंसानों की तरह सोचने समझने की सलाहियत हो, साथ ही साथ वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकें और अपने तरीके से उसे उन चीज़ों के बारे में रिस्पॉन्स भी कर सकें। ठीक है। साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि उन रोबोट्स के अंदर हम इंसानों की तरह फीलिंग्स भी डाल सकें, इंसानों की तरह एहसासात और जज्बात भी डाल सकें, वो भी इंसानों की तरह रो सकें, हंस सकें। ठीक है, उन्हें भी खुशी महसूस हो। अब इन सब चीज़ों के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, जो इंसानी नफ्सियात को समझता हो। तो पहली चीज़, आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है उस तरह के रोबोटिक्स बनाने के लिए। साथ ही साथ दूसरी आपको ज़रूरत है न्यूरो साइंस के एक्सपर्ट की, मतलब जो जो भी आपके एहसासात हैं उनको आपका ब्रेन किस तरह कंट्रोल करता है, उसके लिए जो न्यूरल साइंस का एक्सपर्ट होता है उसकी ज़रूरत है। ठीक है, ताकि वो मसनूई ज़हानत, जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, मसनूई ज़हानत, उसको आप रोबोट्स के अंदर डाल सको। ठीक हो गया। तो न्यूरल साइंस के एक्सपर्ट की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। इसी तरह आपने मशीन ही बनानी है, रोबोट एक मशीन है, तो आपको इंजीनियर की भी ज़रूरत है, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, जो कि वो सारी फार्मूला के ज़रिए सारा कुछ उसके अंदर इंस्टॉल करेगा। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की भी बायोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। रोबोटिक्स के अलावा हम ये चीज़ भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक व्हीकल्स बनाएं, मतलब ऑटोमेटिक गाड़ियाँ। अब आपको पता है कि मार्केट में जब कोई नई गाड़ी आती है तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, चेक किया जाता है कि ये गाड़ी अगर इसका एक्सीडेंट हो जाए या किसी चीज़ से टकरा जाए तो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब शॉक को एब्जॉर्ब करने की कितनी सलाहियत है। अब उसके लिए आप बंदा बिठाओगे गाड़ी के अंदर कि जाओ आप टक्कर लगाओ दीवार से, बंदा तो नहीं बिठाओगे ना, कोई भी अपनी लाइफ को कुर्बान नहीं करेगा। तो उसके लिए आप ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बनाते हो जो कि खुद ब खुद चलती हैं। इंसान की जगह उसमें कोई पुतला रख दिया जाता है, फिर उस पुतले को देखा जाता है कि कितना नुकसान हुआ है, उसका सर टूटा है या फिर वो सारे रगड़ गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी आप आर्टिफिशियल रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिस्कस करते हैं और इसके लिए भी मल्टीपल फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। आगे है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन मतलब खिला में तहकीक करना। अब खिला के बारे में आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले जो खिला के लिए अलग ब्रांच है वो एस्ट्रोलॉजी है, मतलब आपको एस्ट्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। उसके बाद आप देखते हो कि जो एस्ट्रोनॉमर्स खिला में जाते हैं वहाँ पर उनके लिए एक मेडिकल के बंदे की भी ज़रूरत है। अब आप कहोगे कि सर मेडिकल का और स्पेस का आपस में क्या लिंक है, मतलब ये तो बिल्कुल ही एक दूसरे से अपोजिट फील्ड्स हैं। तो ऐसा नहीं है। अब देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझ पर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है। ठीक है, उसकी वजह से मेरे जिस्म पर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर है मेरे इर्द गिर्द जो मुझ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। उसकी वजह से मेरे ब्लड का जो प्रेशर है वो मेंटेन रह रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही चले जाऊँ ना खिला में, तो वहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा तो मेरा ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से मेरी आंखों से भी खून आना शुरू हो जाएगा, नाक में से खून आएगा, कानों से खून आएगा, इसी तरह मुझे उल्टी भी आ सकती है। ठीक है, तो ये सारे मसाइल को डील करने के लिए आपको फिर एक मेडिकल के बंदे की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से जो लोग खिला में जाते हैं उनके लिए स्पेशल सूट्स डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि आपको उसी तरह, जिस तरह आप पर यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, वहीं प्रेशर आपको वहाँ भी फराहम करें। ठीक, तो आपने देखा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी आपको मल्टीपल फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए जी, तो सारा कुछ डिस्कस कर लिया। एक बार बुक से रीडिंग कर लेते हैं, अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो उसे भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, बुक की तरफ देखें।
Science is a collaborative field in which researchers from various disciplines or fields work together to solve complex problems. पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स मिलकर काम करते हैं. Interdisciplinary teams can tackle problems more efficiently by leveraging the strengths and expertise of each discipline. It often leads to quicker and sustainable solution. Quicker मतलब जल्दी से और पायदार solutions की तरफ लीड करती हैं. सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए आसानी होती है. लेट्स डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस. पहली एग्जांपल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम्ड टू सीक्वेंस एंड मैप द एंटायर ह्यूमन जीनोम. ठीक है, यानी पूरे जो जीन पेयर्स हमारे जिस्म में पाए जाते हैं उनका एक मैप की शक्ल में उनको रिप्रेजेंट करना. हर एक जीन का अपना जो फंक्शन है, जिस ट्रेड को वो कंट्रोल कर ले, इस पूरे के बारे में रिसर्च करना. दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003. MCQs में आ सकता है ये पॉइंट. इट इन्वॉल्व रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स मतलब फील्ड्स, मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. आगे है क्लाइमेट चेंज रिसर्च. क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन्स सच एज एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स. अच्छा, यहाँ पर आप मुआशियात की भी ज़रूरत पड़ती है. क्यों पड़ती है? अब देखो, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आपने नई व्हीकल्स बनाई हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाई हैं. अब उस पर आपको कितना खर्चा आएगा, और उसके बाद मेन बात यह है कि आम बंदा उन्हें अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं. आम लोग उस गाड़ी को ख़रीद भी सकते हैं कि नहीं. ऐसा ना हो कि वो इतनी ज़्यादा महंगी हो कि आप लोग ख़रीद भी ना सकें. अगर ख़रीद ही नहीं सकेंगे तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम के साथ आपने उसका सोल्यूशन तो आपने नहीं ढूंढा ना, फिर वो पायदार नहीं होगा. तो इस तरह की ये नफ़ा नुकसान वाली चीज़ों को कौन डील करेगा? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक्सपर्ट जो होगा वो डील करेगा. तो इस वजह से इकोनॉमिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और सोशियोलॉजी भी है, मैंने आपको बता दिया. अच्छा, आगे आता है मेडिकल साइंस. मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन. फॉर एग्जांपल, कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर कंसल्टेंट्स, बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन. ठीक है, तो ये सारे मल्टीपल फील्ड्स हैं जिनके एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. आगे है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI. द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड AI इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी. इट इन्वॉल्व computer science, engineering, mathematics, neuroscience and psychology. This collaboration has led to significant advancements in robotic systems, autonomous vehicles, machine learning and natural language processing. Natural language processing का मतलब ये है कि जो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो ऐप आई है चैट GPT, उसमें अगर आप उर्दू में कहते हो कि हेलो चैट GPT, मैं आपसे उर्दू में बात करना चाहता हूँ, तो वो भी कहते हैं जी हाँ बहुत अच्छे, हम उर्दू में बात करते हैं. अगर आप इंग्लिश में कहो कि लेट्स टॉक इन इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में शुरू हो जाएगा. अगर आप पुश्तो में कहो कि राजा पर पुख्तों की खबरें को, तो शायद वो जवाब ना दे पाए, क्योंकि उसके अंदर वो लैंग्वेज अभी इंस्टॉल नहीं की गई होगी. वैसे आप चेक करना कि पुश्तो का जवाब देता है कि नहीं करता. चलो जी आगे. स्पेस एक्सप्लोरेशन. ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा and the International Space Station ISS involve scientists from various fields, including astrophysics, planetary science, engineering, biology, and machine. These collaborations enable scientists to investigate the cosmos. Cosmos मतलब मैसिव ऑब्जेक्ट्स, जो कि यूनिवर्स में जो बड़े ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, इन चीज़ की स्टडी को, इनको हम नाम देते हैं कॉस्मोस या फिर कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक था. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.